हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हिंदी चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 हिंदी कृतिका के पार्ट नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इसकी लेखिका का नाम है मधु काकड़िया। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। वैसे ही चैप्टर बहुत ही बड़ा है, सो वीडियो भी बहुत ही लंबी होने वाली है। मुझे पता बहुत सारे लोग तो बीच वीडियो में ही चले जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को विश कर देता हूँ आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो लेजेंड्स, हमारा जो ये चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, ये एक यात्रा वृतांत यानी कि जर्नी के ऊपर बेस्ड डायरी एंट्री आप कह सकते हो। जब हमारी लेखिका मधु काकड़िया जी गंगटोक के शहर पे गई थी, जो कि सिक्किम की राजधानी या फिर कोई शहर होगा वहां का ही, तो उस यात्रा से वो बहुत ही प्रभावित हो गई। सो उन्होंने हमारे यहाँ पर एक चैप्टर लिख दिया। अब लिखा है तो हमें पढ़ना ही होगा। जब वो स्टेशन पर पहुंची तब उन्होंने आसमान में देखा बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे थे जो उन्हें तारों की झालर की तरह लगी थी। उससे वो बहुत ही प्रभावित हो चुकी थी और उनका मन पूरा स्थिर हो चुका था। सब कुछ अर्थहीन और शून्य लग रहा था। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सुंदर है और अचानक से उनके मुंह से एक प्रार्थना निकल पड़ी, साना साना हाथ जोड़ी एंड टू बी कंटिन्यूड, जिसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते कि हमारा पूरा जीवन अच्छाइयों को ही समर्पित हो। ये प्रार्थना उन्होंने एक नेपाली लड़की से सीखी थी। उन्हें उस जगह की जितनी भी दिन रात या फिर सुबह सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। अगले दिन जब वो उठी तब उसने जल्दी से अपने विंडोज को खोला और देखा कि कई कंचनजंगा के जो पर्वत है वो दिख तो नहीं रहे, लेकिन उसे नहीं दिखे बादलों के कारण। फिर उसके बाद में वो लोग सफर शुरू हुआ, यानी कि गंगटोक से युमथांग नाम की जगह पर वो गए, जो कि 149 यानी कि 149 किलोमीटर की दूरी पर था। रास्ते में उन्हें बहुत सारी सफेद रंग की बौद्ध पताकाएं दिखाई दी थी, 108 पताकाएं। उनके गाइड जितेन नार्के ने बताया जब भी किसी बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध भिक्षु की मौत होती है तब उनके घर से कुछ दूर एक पवित्र स्थल पर 108 बौद्ध पताकाएं लगा दी जाती ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। एंड जब कोई अच्छा काम होता है तब वहां पर रंग बिरंगी बौद्ध पताकाएं लगा दी जाती है। जब लेखिका कवि लॉन्गस्टोंग नाम की जगह पर पहुंची तब आके उसके जो गाइड था जितेन नार्के, उसने बताया कि यहाँ पर गाइड नाम की फिल्म की शूटिंग हुई थी। एंड साथ ही यहाँ पर दो पार्टियों के बीच में संधि भी हुई थी जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर सफर और स्टार्ट हो गया। तभी उसको बीच रास्ते में एक कुटिया दिखी यानी कि घर दिखा। उसके अंदर उसको एक घूमता हुआ चक्र दिखा। तो उसने पूछा कि ये क्या है, तो जितेन नार्गे ने बताया कि इसे धर्म चक्र या फिर प्रेयर व्हील भी कहते हैं और कहा जाता है कि इसको घुमाने से इंसान के जितने भी पाप होते हैं वो सब धुल जाते हैं। यह सुनकर लेखिका बहुत ही खुश हुई और उसने कहा कि इतनी तरक्की के बाद भी हमारे देश की आत्मा एक है, यानी कि सबकी जो अवधारणाएं हैं, पाप पुण्य को समझने की बातें, वो सब एक बराबर है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है कि गंगा जी का स्नान करने से इंसान की जो पाप पुण्य होते हैं, पाप होते हैं, वो मिट जाते हैं। इन द सेम वे नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा होता है। या फिर मैं सिंपली बोलूँ तो हिंदुओं में गंगा जी का होता है एंड फॉर बुद्धिस्ट ये प्रेयर फील्ड। सबका एक समान, हमारा देश एक है। एंड लेखिका और बाकी लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं और कहीं स्टॉप होता है वहां पर बाकी लोग तो फोटो वगैरह खींचते, लेकिन लेखिका एकदम चुपचाप बैठी रहती और जहाँ कोई भी जो जगह थी वहां के पूरे सौंदर्य को, वहां की अच्छी बातों को अपने अंदर कैद कर रही थी। या फिर मैं बोलूँ लिविंग द मोमेंट्स की बात कह सकते हो आप। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नाम की जगह पर जब वो गई तब उनका मन एकदम शांत हो चुका था और काव्यमय हो चुका था, यानी कि उनके मन से बहुत सारी कविताएं निकल रही थी। फिर जब वहां से वो आगे बढ़े तब उन्हें रास्ते में बहुत सारी मेहनती औरतें पत्थर तोड़ती हुई दिखी। कुछ औरतों के पीठ पे तो उनके बच्चे भी लगे हुए थे। तभी उसने पूछा कि आखिर हो क्या रहा है। तब नार्गे ने बताया कि जिस रास्ते से हम आ रहे थे उसी रास्ते को ये औरतें चौड़ा करने का काम कर, यानी कि बीच रास्ते में जो भी पत्थर है उन्हें साफ करती है और उन्हें तोड़ती है। और बताया कि जब यहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ हुआ करता था तब इसको डायनामाइट से उड़ा दिया गया था एंड छोटी छोटी चट्टानों को ये तोड़ने का काम करती, जो कि बहुत ही खतरनाक है और छोटी सी गलती से किसी की जान भी जा सकती है। फिर लेखिका ने सोचा कि ये लोग कितना कम लेकर पूरे देश को कितना कुछ देते, कितने अच्छे हैं हमारे भारतीय लोग। सो पत्थर तोड़ती हुई औरतों को बाय बाय करते हुए वो आगे चल गए और तभी उनको रास्ते में बहुत सारे बच्चे स्कूल से जाते हुए या फिर आते हुए दिख गए। तभी नार्गे ने उनको लिफ्ट दे दी और बताया कि बच्चे दूर दूर से अपने घर से आते हैं और 3 या फिर 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करके स्कूल पर पहुंचते हैं, जिससे पता चलता है कि दूर दूर तक सिर्फ एक ही स्कूल है और स्कूल से छुट्टी होने के बाद में वो अपने घर के काम करते, जैसे कि लकड़ी काट के लाना, पानी भरना, मवेशी को चराने जाते थे अपनी माता के साथ में। बच्चों को छोड़ने के बाद में वो आगे चले और तभी उनको रास्ते में एक चाय का बागान दिखा, यानी कि टी गार्डन देखने को मिला, जो कि एकदम हरे रंग की तरह दिख रहा था। वहां पर बहुत सारी औरतें या फिर लड़कियां काम कर रही थी। उन लोगों ने बोकू पहन रखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोकू क्या होता है? ये सिक्किमी परिधान या फिर ट्रेडिशनल ड्रेस थी।
उनमें से एक लड़की ने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी जो कि डूबते हुए सूर्य की तरह लग रही थी। इस सीन को देखकर लेखिका बहुत प्रसन्न हो गई और उसने कहा कि ये सात्विक सौंदर्य मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और वो चीख पड़ी कि ये कितना असमय सीन है। ये सब करने के बाद में वो आगे बढ़े और तब वो पहुंचे तीस्ता नदी के पास में। वहां के किनारे में वो बैठी और तभी वो एंजॉय करने लगी। वहां पर बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, घंटियां बज रही थी एंड सो ऑन। तो उसने कंक्लूजन निकाला कि इंसान, पक्षी, जानवर सब एंजॉय करें अपनी जिंदगी को, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है नेचर यानी कि प्रकृति। इंसानों ने उसके साथ बहुत छेड़खानी की है एंड इस अपराध की माफी नहीं मिलनी चाहिए। रात के टाइम में वो वापस आई और वहां पर जो नदी थी वहां पर अपने पैर को पानी में डाल दिया एंड उसका मन एकदम स्थिर हो चुका था। वो अपने अतीत को याद करने लग गई थी। उसने नदी के पानी को लेकर कोई अंजुलि भर के कोई संकल्प नहीं लिया, लेकिन उसने एक कविता सी बन गई जिसके हिसाब से वो अपने मन को चाहती थी कि उसके मन से सारे जहर और जितनी भी तामसिक यानी कि बुरी इच्छाएं वो सब मर जाएं। वहां पर काम करने के बाद यानी कि जितना भी कुछ करना था, एंजॉय करना था, उसके बाद अपने रेस्ट रूम में आई और तभी वहां पर सब नाचने गाने लग गई। जितेन गाना गा रहा था और बाकी सब नाच रहे थे। उनमें से लेखिका की जो मित्र थी उसका नाम था मणि, जो कि 50 साल की थी। वो भी ऐसी नाची कि सब देखते रह गए। नेक्स्ट डे लेखिका ये सोचकर बाहर आई कि उसको बर्फ देखने को मिलेगा, लेकिन उसे बर्फ देखने को नहीं मिला। उसके दो रीजन थे। पहला, एक तो अप्रैल का महीना स्टार्ट होने वाला था और दूसरा वो समुद्र से 14,000 फीट की ऊंचाई पर था, तो बर्फ कैसे मिलेगा आपको। फिर लेखिका ने बताया कि लायुंग नाम की जगह की जो जितने भी लोग हैं उनकी मोस्ट ऑफ द लोगों की इनकम 3 चीजों पर बेस्ड है। पहला, पहाड़ी आलू की खेती, दूसरा धान की खेती एंड तीसरा अल्कोहल का बिजनेस। सिर्फ से सिर्फ क्या बोल दिया, प्रमोट नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ, ठीक है। वहां पर लेखिका को एक लड़का देखा जिसने बोला कि भाई यहाँ पर बर्फबारी ये नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पॉल्यूशन है, और साथ ही उसने कहा कि आपको 500 फीट ऊंचा जो कि कटाव नाम के एक पहाड़ है वहां पर आपको श्योरली बर्फ देखने को जरूर मिलेगी, तो फिर आप वहां जाओ। तो वो रुकने वाले थे क्या, वहां पर ही चल पड़े। तभी नार्गे ने बताया कि जो ये कटाव है वो भारत का स्विट्जरलैंड या फिर उससे भी ज्यादा सुंदर है। ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं, इसीलिए लोगों से दूर है, वरना तो यहाँ पर लोगों की भीड़ हो जाती। जब कटाव दूर नहीं बल्कि बहुत ही पास पहुंच चुका तभी उसको पहाड़ दिखे और वो बहुत ही उत्तेजित और उत्साहित हो चुके थे। जब वो फाइनली कटाव पहुंच गए तब वो उतरे। सब लोग तो फोटो वगैरह खींच रहे थे, लेकिन वो फिर से एक साधु की तरह शांत बैठी थी और सब कुछ को अपने मन में समेट रही थी, ताकि जब वो शहर में जाए तब अकेली हो तब वो इन सब इंजॉय करते हुए मोमेंट्स को वापिस रिलीव कर सके, यानी कि हम सब करते हैं। बट अगर मैं होता तो मैं बर्फ को बिल्कुल नहीं छोड़ता, फुल ऑन एंजॉय करता। फिर उन बर्फीले पहाड़ों के बीच में जो बैठकर उसको आनंद मिला, उससे उसने कहा कि जो अतीत का जो आनंद है, इसी आत्मीय आनंद के चलते ही ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, और साथ ही हमको एक महान मंत्र दिया जो कि है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सब लोग खुश रहे। और जो ये फीलिंग है उसके हिसाब से कोई अपराधी भी होगा ना, वो करुणा के सागर यानी कि बुद्ध की तरह बन जाएगा कुछ पल के लिए। जब लेखिका ने उसकी फ्रेंड मणि से कुछ पूछा तब वो बहुत ही कंफ्यूज थी और उसने कहा कि ये जो जगह है वो लगता है पूरे एशिया के जितना भी पानी है उसका एक जल स्तंभ की तरह लग रहा है। और साथ ही कहा कि हम पर नेचर का यानी कि प्रकृति का, इन नदियों का और इन हिम शिखरों का कितना ऋण है, यानी कि हम इतना एंजॉय कर रहे हैं इनकी वजह से। कटाव में घूमने फिरने के बाद में उनका सफर आगे बढ़ा। वो पहुंचे बॉर्डर एरिया पर जो कि चीन की सीमा से थोड़ी ही दूरी पर था। वहां पर वो उतरे और उन्होंने पाया कि यहाँ पर -15 डिग्री सेल्सियस का तापमान, जो कि बहुत ही ठंडी जगह है। तो उन्होंने एक फौजी भाई से पूछ ही लिया कि यहाँ पर इतनी ठंड है तो आपको तकलीफ नहीं होती क्या। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, तकलीफ, इसमें क्या तकलीफ, आप लोग चैन से सो सको, इससे बड़ी हमारे लिए सुख की बात क्या होगी। देखा कितने महान विचार है हमारे भारतीय फौजी की, भारतीय आर्मी की। लव यू इंडियन आर्मी, जय हिंद। सफर से वापस लौटते वक्त लेखिका बहुत कुछ सोच रही थी अपनी यात्रा के बारे में। उन्होंने कहा कि 5 मिनट में इतनी ठंड लग गई, लेकिन हमारे भारतीय फौजी लोग दिन रात यहाँ पर प्यारा देते, उनको कितनी ठंड लगती होगी। और जिस रास्ते पर से हम जा रहे हैं उसको चौड़ा करने में कितने लोगों ने अपनी जान भी गंवाई होगी, वो भी समय से पहले। ये यात्रा उन्हें एक खोज यात्रा से कम नहीं लगी, यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ चीजें जानी थी। तभी रास्ते में उन्होंने किसी से चिप्स खरीदा और उस लड़की से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुनकर लेखिका को बहुत ही खुशी हुई और वो ताज्जुब करने लगी कि यह सिक्किम कुछ समय पहले भारत का हिस्सा नहीं था। कौन कह सकता कि भारत का हिस्सा नहीं था। इस देश के हर एक नागरिक के अंदर आत्मा एक समान थी, यानी कि हर एक भारतीय एक बराबर है। फिर वो आगे बढ़े और नागरिक कुछ आगे चलते हुए रास्तों की जानकारी दे रहा था और उसने कहा कि जो ये पहाड़ी कुत्ते वो ज्यादातर भौंकते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चांदनी रात यानी कि पूर्णिमा की रात को ही भौंकते होंगे।
एंड आगे जहाँ पर वो गए वहां पर उनको गुरु नानक जी के फुटप्रिंट दिखे, यानी कि वहां पर एक निशान की जगह थी। और मानना है कि जिस जगह पर उनकी थाली से चावल गिरे थे वहां पर चावल की खेती होना शुरू हो गई थी। एंड खेदुम नाम की एक जगह थी जहाँ पर देवी देवताओं का निवास था, और वहां पर जो कोई भी कचरा करता उसकी मौत हो जाती थी, इसलिए हर कोई डरता था। जो यूमथांग नाम की जो जगह थी वो पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं हुआ करती थी, बल्कि हमारे भारतीय आर्मी के कप्तान यानी कि चंद्रशेखर दत्ता, सॉरी ओनली शेखर दत्ता जी ने कहा कि यहाँ पर लोग नहीं रहेंगे तो क्या मतलब, इसको टूरिस्ट स्पॉट बना देना चाहिए। एंड जब लेखिका ने कहा कि गैंगटॉक नाम की जगह बहुत ही सुंदर, तभी नारगिन काकी से गैंगटॉक मत कहिए, ये गंतोक है, गंतोक यानी कि पहाड़। सो फाइनली ये चैप्टर ओवर हो चुका है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। एंड हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।